अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत एंड तंदुरुस्ती में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं माही शेख। बात हम करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और उनका इलाज क्या हो सकता है और किस तरह से हम उन तमाम बीमारियों से बच के जो है वो अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। हमेशा इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर आपकी सेहत है और आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं या ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एक चलते फिरते तंदुरुस्त इंसान नज़र आएं। जब आप बिल्कुल सेहतमंद होंगे तभी आप हर तरह की स्ट्रगल कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन के साथ आती हैं। अप एंड डाउन्स को भी आप उसी वक्त फेस कर सकते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। तो इसीलिए आज जो प्रोग्राम है सेहत एंड तंदुरुस्ती, जिसमें हम बात करते हैं प्रोग्राम में स्पेशली आपकी बीमारियों के हवाले से, और हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, इनका इलाज क्या हो सकता है। उसके लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया। और हम बात करते हैं बहुत सारी लोगों की बीमारियां और उनके हल की तरफ कि किस तरह से आपको तक अवेयरनेस जो है हम पहुंचा सके ताकि आप जो है वो इन तमाम चीज़ों से बाहर आएँ। अच्छा, जैसे कि हमने बात की बहुत सारी बीमारियों पे, और स्पेशली हम जब बात कर रहे थे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने उस पर बात की ग्लूटेन एलर्जी पे, जो कि होती है गंदम से बनी हुई ही चीज़ें, उनसे एलर्जी होती है इंसान को। बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है और वो बुज़ुर्गों में भी होती है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि कुछ बच्चों में होती है तो बहुत जल्दी पेरेंट्स पकड़ लेते हैं, कुछ एज के किसी हिस्से में जाके सामने आती है, और उसके साथ साथ लास्ट प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने ये बताया था हमें कि ये बेसिकली जेनेटिक भी है कि आपके ख़ानदान से भी ट्रैवल होती है। अच्छा, तो आज हम उसी पे, क्योंकि हमारा फीडबैक बहुत अच्छा था और लोगों ने उस पर बात सुनना चाहिए और जानना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी डिस्कशन उस पर डॉक्टर साहब दोबारा करना चाहते हैं। स्पेशली आपके उसके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने जितने भी लोगों का ट्रीटमेंट उस पर किया उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फीडबैक आया लोगों का। डॉक्टर साहब, जहाँ तक फिर बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारी लास्ट बात ख़त्म हो रही थी, और उसके साथ साथ आज प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने ग्लूटेन एलर्जी पे बात की थी, अब आज तक हमने यही सुना था कि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मना कर दिया जाता है कि आप गंदम से बनी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो आपकी रोटी हो, आपका दलिया हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गंदम से बनी आप वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, लेकिन अब क्या हम ये कहें कि आपने कोई मैजिक करके दिखा दिया और उससे जो है वो मरीज़ ठीक होने लगे? ये आपने सही बात की है कि हर जगह पर जब वो पेशेंट्स जाते हैं तो उनको यही कहते हैं कि मतलब टोटली आप परहेज़ पर आएंगे, तो मैजिक ही कह लें, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिकुल्ल दाइन दवाइन इल्लल मौत, कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अब इस फ़िक्रे को मद्देनज़र रख कर अगर हम अपनी कोशिश जारी रखें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अब मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ तहकीक है। ठीक है, अब हम अगर तख्लीक खुदा की तरफ चले जाएं ना तो फिर हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि हम तो रिसर्च करते हैं, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ या मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, वो एक हद तक गए हैं रिसर्च में। ठीक है, उसके बाद एडवांसमेंट अभी बाकी है। बाकी एलर्जीज़ का भी अगर आप लोग देख लें तो किसी के वैक्सीनेशंस आए हैं, किसी के मेडिसिन आए हैं, किसी का स्टीरॉइड्स के थ्रू इलाज या वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये एलर्जी इस तरह की है कि इसकी आज तक ना वैक्सीन बनाई है, ठीक है, ना इस तरह की मेडिसिन इजाद की है जिससे वजूद का जो निज़ाम है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ताकि वो ग्लूटेन का जो प्रोटीन है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लें। ठीक है, अब होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं तो उन सेंटर्स को टारगेट करते हैं जहां पर बीमारी की एक्सेप्टेंस होती है। अब बीमारी कैसे वजूद में आती है? जब हमारा वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाता है और हमारे एंटीबॉडीज़ या हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो या कमज़ोर हो जाता है या उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाता है, उसके बाद बीमारी आती है। अब ये दवाइयाँ जो है होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, इसका डायरेक्ट असर जो है वो वाइटल फोर्स पर है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, और साथ साथ जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस पर इसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो यहाँ से जो है जब वो इम्यून सिस्टम की मेमोरी से वो बात ख़त्म हो जाती है तो एलर्जी का नामो निशान ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस की ऐसी दवाइयाँ
एलोपैथिक तरीके इलाज में नहीं है, ताकि वो ग्लूटेन का जो प्रोटीन है ग्लूटेन में उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और यहाँ पर उसका तरीका इलाज कुछ इस तरह है, जिस तरह आपने जेनेटिक की बात कही है, जिस तरह हमारी जो जुबान है इसमें अल्लाह ताला ने टेस्ट बर्ड्स पैदा किए हुए हैं जो डिफरेंट जिसमें टेस्ट की डिफरेंशिएट करता है, बिल्कुल इसी तरह इंटेस्टाइनल सिस्टम में है, वो प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में उसकी डिफरेंशिएशन करता है और उसके मुताबिक प्रोटीन्स को फिर अमाइनो एसिड्स में और इसी तरह उसके तरीके से उसको स्टोरेज के सिस्टम में वो लेके जाता है। यहाँ पर उसके कुछ न्यूरॉन्स मिसिंग होते हैं बाय बर्थ, ठीक है, तो उसके खिलाफ फिर वजूद को वो जो ग्लूटेन के जो प्रोटीन से वो कुछ नई चीज़ें उसको दिखती हैं, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन पैदा करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो ग्लूटेन जो है वो तो मुज़िर सेहत नहीं है, इंसान को फ़ायदे के लिए है। इसकी हम मेडिसिन पर देते हैं, 3-4 माह का इलाज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का चलता है। और इसमें से वजूद जो है गंदम और गंदम से बनी जितनी भी अशिया है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और बस बीमारी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। और फिर इस तरह से जो है वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट कराएं तो ख़त्म हो गई। अच्छा जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले वो जो हमेशा से हम जिक्र करते हैं और हमेशा हर प्रोग्राम में बता रहे होते हैं कि आपने खुद से डॉक्टर नहीं बन जाना, कि हमें आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे गैजेट्स। हमें कोई भी बीमारी या किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है, हम सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे, फिर गूगल पे सर्च करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वहाँ से गलत दवाइयाँ ढूंढ के मत खाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम वहां से गलत दवाई ढूंढ कर डॉक्टर साहब वो खरीद लेते हैं और फिर वो बीमारी नहीं हमें होती और हम वो दवाई खा लेते हैं और फिर वो एक से दूसरी से तीसरी बीमारी जो है वो हमें अटैक करती है। तो जो सेल्फ मेडिकेशन है सबसे ज्यादा जो है ना, ये एक बुरी बीमारी है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। असल में ये यूट्यूब से या गूगल से जितने इंफॉर्मेशन बंदा इकट्ठा करें वो ठीक है। ट्रीटमेंट की जिस तरह आपने बात की है इसके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लास्ट मंथ मेरे क्लिनिक में मेरा पेशेंट था, शुगर का मरीज़ था। एक अरसे से उनकी शुगर ठीक जा रही थी, कोई उसमें से मसला नहीं बन रहा था। महीने हो गया, 2 महीने हो गए, पेशेंट नहीं आ रहा था। तीसरे महीने जब वो क्लिनिक आया, मैंने उसकी शुगर टेस्ट की है तो वो शुगर जाके जी 500 450 उस पे चली गई थी। मतलब बहुत दोबारा उसकी हिस्ट्री ले रहा था कि क्या बदपरहेजी आपने कौन सी शुरू की है, क्या आपने अपने उसमें नागा किया है। तो वो कहते हैं कि जी फेसबुक पर एक हकीम आते हैं, उसने कहा था कि फलां जो पौधा है उसका आप शरबत पिया करें और इससे शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो उसने जी ट्राई की है 2 महीने और खुदा ने उसके, अल्लाह ताला ने उसके जो है आई साइट को बचा लिया है, उसके गुर्दे बच गए हैं। हाँ। अगर वो शुगर इसी तरह 4-500 4-5 माह तक इसी तरह हाई रहती तो आई साइड उनकी जानी थी। अच्छा, गुर्दे खराब हो जाते, मुख्तलिफ से मसले उनको जैसे आपने अभी कहा कि गुर्दे खराब होते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन हम जितनी भी करते हैं वो सबसे पहले तो आप गुर्दों को ही अटैक कर रहे होते हैं ना? लीवर पर और जो 2 वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर और हमारा जो रीनल सिस्टम है, गुर्दों का जो निज़ाम है, इन दोनों को इफेक्ट करता है। और अक्सर ऐसा मैंने देखा है सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि अब बात निकल आई है तो मैं आपसे 2-4 और बातें भी पूछ लेती हूँ। अक्सर लोगों के फीमेल्स या मेल्स के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फौरन से गूगल सर्च किया या यूट्यूब पे सर्च किया कि अच्छी मेडिसिन कौन सी है इसकी, और वो जाकर बाय करके आप उसको खाना शुरू कर लेते हैं। हालांकि जहां तक मेरा अंदाजा है इस चीज का कि अगर आपके बाल गिर रहे होते हैं तो वो भी कोई आपके विटामिन की डेफिशिएंसी है। विटामिन की डेफिशिएंसी के साथ भी हेयर फॉल का मसला बनता है, हार्मोनल चेंजेस उसकी वजह से भी। ये हम डिस्कस करेंगे लेकिन कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से, नाम बता दीजिए। मैं जी कोयटा से बोल रहा हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब से बात करनी। नाम बता दीजिए अपना। नाम मेरा परवेज इकबाल है। अच्छा परवेज इकबाल साहब, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, इसके लिए कोई दवाई बताएं और परहेज भी बताएं। एज बताइए, उम्र बताइए अपनी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी वरना। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए अपना और मुझे अपनी उम्र बता दीजिए प्लीज। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? हाँ कर दिया। उम्र बताइए क्या है आपकी? एज मेरी है 65। 55 में, ठीक हो गया। कुछ पूछना चाहते हैं और? मेरे घुटनों में दर्द है, कोई दवाई भी बता दें और परहेज भी बता दें। वजन कितना है आपका, वेट कितना है, वेट भी बता दीजिए। वेट मेरा 77 दीजिए।
77। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उन्होंने वॉल्यूम बंद नहीं किया तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे बैक आ रही थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था बात समझना उनकी। तो 77 पे उनके ये जो है वो घुटनों में दर्द है और एज 55 है तकरीबन। बिल्कुल, इन्होंने दर्दों की बात की है तो उन्होंने कहा कि परहेज़ का भी बता दें। तो क्वेटा के जो हमारे पठान हैं या अपनी कम्युनिटी में अगर हम देखें तो ये पुलाव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कम से कम कर लें, ठीक है, क्योंकि बड़ा गोश्त, लोबिया, चावल ये दर्दों के मसलों को बढ़ाता है। या जो पेशेंट जिनको यूरिक एसिड की शिकायत होती है उनको यूरिक एसिड का मसला बढ़ता है, उसके बाद भी जॉइंट्स में दर्दों की शिकायत बढ़ जाती है। वक्ती रिलीफ के लिए एक दवाई सिर्फ बताऊंगा, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोग पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट से इस पर बच सकते हैं। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में ले लें, रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में होम्योपैथिक स्टोर से लेनी है, इंपोर्टेड दवाई है, और इसके 5 कतरे रात को सोते वक्त 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इससे आपके दर्दों में वक्ती अफाका होगा। बाकी आपका जो मतलब नी जॉइंट्स की जो आपने बात की है उसमें एक्सरे करना ज़रूरी है, उसमें यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूरी है, कैल्शियम और विटामिन डी का, तो उसके मुताबिक आपको फिर हम फर्दर गाइड और आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप हमें कॉल करते हैं 0514102251 पे। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी, नाम बता दीजिए। कोहाट से बात कर रहा हूँ, हमजा नाम है। हमजा कोहाट से बात कर रहे हैं। जी हमजा, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे कब्ज वगैरह का बहुत मसला है, तो इसके बारे में अगर कोई इलाज बता दें। ठीक है, आपको बताता हूँ। कब्ज आपको कितने अरसे से है? ये कुछ 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल से आपने मेडिसिन इस्तेमाल किए हैं इसके लिए? जी किए हैं, मेडिसिन किए हैं, इस्तेमाल, उससे कोई फर्क नहीं आया। 6 साल का मसला है, ठीक है। आप शो देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपके मसले पर मैं डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। डॉक्टर साहब, इनका इशू 5 से 6 साल से मुसलसल ये इशू फेस कर रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन का मसला है। इनको ये मशवरा दूंगा कि फ़ौरन से ये अपना होम्योपैथिक इलाज शुरू करें, ठीक है। उसका इनको बेनिफिट ये होगा कि हम लोग जो लेग्जेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ जो कब्ज़कुशा दवाइयाँ होती हैं, उसके इस्तेमाल से हमें वक्ती रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन उससे खुद एक बीमारी बनती है, उसको हम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उस हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन यानी फिर जब आप दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका मसला ठीक नहीं होगा, और अगर मुसलसल आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा तो इसके बाद आपको हेमोराइड्स यानी बवासीर की बीमारी लग सकती है, इसी तरह एनल प्रेशर की बीमारी लग सकती है, या मुख्तलिफ किस्म से बड़े आंत की बीमारी का आपको ख़तरा है, आपको मसला हो सकता है। तो इसका फ़ौरन से ट्रीटमेंट शुरू करें अपना, और खुराक में सैलड्स, सब्जियां और फाइबर्स का इस्तेमाल बढ़ा दें तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि घर के बच्चों को भी होती है तो अक्सर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि आप बच्चों को भी फाइबर का यूज़ कराएं बिल्कुल खाने में। और वैसे भी डॉक्टर साहब मैंने अब एक बात नोट करती हूँ, मैं हमेशा जितने भी देखने वाले उनको कहती हूँ कि जब भी आप खाना खाते हो तो प्लीज़ सैलेड की एक अच्छी मिकदार साथ में खाया करें, और लोग नहीं खाते, वरना जो डॉक्टर साहब ने बात की वही कि आप फिर गोश्त ज़्यादा खा रहे होते हैं, लाल लोबिया ज़्यादा खाते हैं, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो फिर ये वाले इशूज़ जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे। आप हमें कॉल करेंगे 0514102251 पर और पूछ सकते हैं अपनी बीमारी के हवाले से। अगर आपको कोई इशू है और आपको लगता है कि आपके डॉक्टर को दिखाने के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद जो है वो ठीक नहीं हो सका, तो आप हमें कॉल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे दरमियान में एक बात जो मैंने छड़ी थी वो रह गई कि हार्मोनल इशू भी हो सकता है आपके बाल गिरने की वजह, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन पर है हम फिर भी। असल में जिस तरह आपने बात की है कि डिफरेंट इसके काजेटिव्स हैं, जिस तरह बीमारी के वजूहात अलग होते हैं उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कमज़ोरी से मैं देखता हूँ कम लोगों में ये मसले आते हैं, जिसकी वीकनेस के साथ हेयर फॉल का मसला हो, वो अक्सर ये उससे ठीक भी हो जाते हैं सप्लीमेंट से। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ वीकनेस की वजह से बहुत कम लोगों को ये मसला है। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के जो ये शैम्पूज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड के जो नहीं होते। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिस तरह ज़्यादा डाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हेयर कमज़ोर भी हो जाते हैं, हेयर फॉल भी शुरू हो जाती है। हार्मोनल या फीमेल्स में अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का मसला हो जाए उसमें भी फिर हेयर फॉल का मसला बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ तो फिर फेशियल हेयर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह बीमारी के काजेज अलग हैं,
उसी तरह से उनका इलाज भी अलग है। ठीक। अब अगर वजह कोई और है और आप दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सप्लीमेंट्स के फिर वजूद पर अपने साइड इफेक्ट्स आते हैं। ठीक। ज्यादा कैल्शियम के इस्तेमाल से हड्डियां और कमजोर हो सकती हैं, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर रीनल प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आप हमें कॉल करते हैं और हमसे बात करें। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्लूटेन एलर्जी पे, जो कि गंदम से एलर्जी है, वो किस तरह से होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पे, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ दीजिएगा सेहत और तंदुरुस्ती में। ऑलराइट जी, वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर सेहत और तंदुरुस्ती में। सबसे पहले हम आपको फ़ोन नंबर बताएं, आप हमें हमसे राब्ता कर रहे हैं 41022251 पे। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम के बाद जवाब देंगे। अगर आप डॉक्टर साहब का क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं 0300-189-8933। इसके अलावा 0315346445 पे आप डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं और डॉक्टर साहब के नंबर जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। इसके साथ हम आपको बताएं कि आप डॉक्टर साहब के इस्लामाबाद क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं, जो कि मॉल 9 प्लाजा फर्स्ट फ्लोर G9 मरकज़ कराची कंपनी में है। इसके अलावा पेशावर में डॉक्टर साहब बैठते हैं पीर, मंगल और बुध को। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब बैठते हैं जुम्मे और हफ्ते को। पेशावर में अली मेडिकल टावर 3rd फ्लोर नश्तराबाद पेशावर में डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ पर आप उनको विजिट कर सकते हैं। सवाबी में भी डॉक्टर साहब बैठते हैं, मेन बस स्टॉप कैडेट कॉलेज रोड इस्माइली सवाबी में। इतवार वाले दिन वहाँ पर होते हैं, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब के पास जाके आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ जैसे कि हमने कहा कि डॉक्टर साहब के बहुत सक्सेसफुल रेट्स रहे ग्लूटेन एलर्जी के हवाले से, तो हमारे पास एक रिपोर्ट है, उसकी हम चाहेंगे वो आपके साथ शेयर करें, वो आपको दिखाएं और उसके बाद हम इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे डॉक्टर साहब से। आपने ये वीडियो देखी और डॉक्टर साहब ने वीडियो के अंदर भी बड़ी डिटेल से आपको बता दिया कि किस तरह से जो है इस बीमारी का इलाज हो सकता है और किस तरह से ये बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है और आप किस तरह से इस बीमारी का इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कुमैल नाम था बच्चे का गालिबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो, जैसे कि कुमैल को भी इशू था और मेरे ख्याल में ये बाय बर्थ इशू हुआ, क्योंकि कह रहे हैं 8-9 साल से उसको ये इशू है, ठीक है, और 8-9 साल से उसके मतलब उसके भी पेरेंट्स को पता था और मुसलसल 8-9 साल से उसका इलाज करा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हमारे पेरेंट्स को मोस्टली पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से मेरा बच्चा जो है वो एलर्जी का अगर शिकार हो गया है तो वो उसको किस तरह से डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कराया जाए। मेन मसला तो वही है कि बर्थ के बाद नहीं पता चलता। असल में फर्स्ट सिम्टम जो है इसका अक्सर बच्चों में हमने देखा है कि उसको लूज मोशंस की शिकायत रहती है, ठीक है। अब 1 साल तक 2 साल तक बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन जब उनको आप रोटी खिलाना शुरू कर दें या गंदम से बनी चीजें, बिल्कुल, तो उसके बाद जब वो शुरू हो जाती हैं तो उसके जो नर्व्स हैं, मेन जो न्यूरॉन्स हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, वो तो जो कि मिसिंग होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के, उसकी अब्जॉर्प्शन की जो उसमें से न्यूरॉन्स हैं वो तो मिसिंग होते हैं, बाई बर्थ पैदा नहीं होते। तो उसकी वजह से फिर उसको फिर बाद में पता चल जाता है कि मतलब मेरे बच्चे में कोई बीमारी है, लेकिन बशर्त ये कि बच्चे को या अपने पेशेंट को बंदा एक सही डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है 5-5, 6-6 साल तक, 3-3 साल तक डॉक्टर्स जी लूज मोशंस का इलाज करते हैं, फ्लैजिल वगैरह से इलाज करते हैं, अमोडियम वगैरह से, तो ये चीज़ें तो होती नहीं है। बाद में फिर पता चल जाते हैं तो बच्चे को मेडिसिन का खिलाकर उनको और मसला ख़राब किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम इस तरह पेशेंट आते हैं या जब वो आते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए, जो व्यूअर्स जो मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं या हेल्थ टेक्नीशियन वगैरह जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये टेस्ट इसके होने चाहिए, जिसमें NTTTG एक टेस्ट है, IgA और IgG, ये 2 इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट हैं, ये लाजमी करवाया करें इन तरह के बच्चों का जिनको भी लूज मोशंस का मसला बार बार होता रहता हो, या वो पेशेंट जिनको बार बार वोमिटिंग की शिकायत होती हो, या वो बच्चे जो बड़े नहीं होते, जिनके हाइट स्टंटेड रह जाते हैं, जो उनकी हाइट नहीं बढ़ती, या जिनको बार बार स्किन का इशू आता रहता है, रेशेस वगैरह, दाने बार बार निकलते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, तो उसमें लाजमी ये टेस्ट जो है NTTTG टेस्ट, IgG और IgM, ये 3 टेस्ट जो हैं वो लाजमी करवाने चाहिए। ठीक, और उससे भी जो है वो ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिल्कुल, बस फिर तो इजी हो जाता है, अगर ये मसला ना हो तो फिर भी इलाज करने में आसानी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसे मोस्टली होता यही है कि जब बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो डॉक्टर बार बार जो है वो मोशन की मेडिसिन ही दे रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि नहीं आपके बच्चे का स्टमक वीक है और इसलिए वो जो कोई खाना है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और खाना हजम नहीं हो रहा, तो इसलिए बच्चे में ये बीमारी बार बार आ रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, अल्लाह ताला की तरफ से अगर मैं बता दूं तो ऑर्गन्स की अपनी एक कैपेसिटी है, वो वक्त के साथ साथ उसको बढ़ाता रहता है, कमजोरी उस तरह नहीं होती, कोई चीज या मिस होगी, ठीक है, जब होते हैं ऑर्गन्स
तो वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम जो है वो देगी। इसमें ये मसला नहीं होता कि इंटेस्टाइनल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या स्टमक वीक है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो बातें नहीं होती। ठीक है, अब अगर खुदा ना खास्ता कोई पेरेंट्स जो है वो इस सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी था। आपको अब पता चल क्या होगा कि बेसिकली अगर आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहा है या बड़ों में है या घर में किसी और बुजुर्ग में आप देख रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से जाके टेस्ट करा के डॉक्टर साहब के साथ आप जो है वो क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। 0514102251 हमारे राबिते का नंबर। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, दोबारा बताइएगा, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताइए, क्या कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये सर ठीक ठाक सर। मैं अर्ज करना चाहता कि नींबू काली हर चीज तो ब्लड प्रेशर हाई हो बंदा, दिल की धड़कन तेज हो बंदी है, जोड़ों में सख्त दर्द और सूजन बन जाती है। अच्छा ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए हमें। सर उम्र 62 साल है जी। अच्छा, और किसी डॉक्टर को विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी? दिखाया है किसी डॉक्टर को? सर बहुत चेक कराया, नींबू काली हर चीज तो मन दर्द से सूजन से दिल की धड़कन तेज हो बंदी है। सर ना गर्म ना ठंडी दरमियानी चीज कोई भी खाई तो मन कोई तकलीफ नहीं होती सर, है मतलब बंदा। ठीक, सही। साथ दीजिए, हम पूछ के बताते हैं आपको डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। थोड़ा बहुत समझ तो आ गया है, सिंपल उर्दू नहीं था। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, हम दर्दों का वो बता रहे थे, सूजन का बता रहे थे। स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है, और उनकी जो हार्ट बीट है वो फ्लक्चुएट करती है बेसिकली। तो जो है हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही है और उसके साथ उन्हें घबराहट भी महसूस होती है, तो वो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया है लेकिन उसका कोई जो है वो इलाज अभी तक प्रॉपर नहीं करा पाए। जिस तरह ये बताते हैं टेकिकार्डिया के बारे में, जिसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या एंग्जाइटी घबराहट वाले अलामात शुरू हो जाते हैं, तो इस हालत में पेशेंट को थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, जब थायराइड में मसला आ जाए, या वो हाइपरथायराइडिज्म में चला जाए, या वो हाइपोथायराइडिज्म में चला जाए, तो उसके बाद भी एंग्जाइटी के अलामात पैदा होते हैं, घबराहट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और कुछ लोगों में उस टेंशन और परेशानी की हालत में अगर बीपी चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी उसमें हाई जो है ना वो रहना शुरू हो जाती है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब आजकल हम सबका ही हाई रहता है ब्लड प्रेशर, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी और ब्लड प्रेशर हाई। खैर ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन इनको सिर्फ ये करवाना चाहिए। बाकी साथ अगर इनका कोई इको वगैरह के टेस्ट रिपोर्ट हुए हैं तो वो मुझसे डिस्कस कर लें, क्योंकि या मुझे व्हाट्सएप कर दें। ये मसले दोनों इस तरह है कि आम दर्दों की भी बंदा दवाई बता देता है। अब ब्लड प्रेशर जो है इसको ठीक ठाक पेशेंट की चेकअप होगी, उसके टेस्ट होंगे कि आया लिपिड्स प्रोफाइल में कोई मसला है, यानी फैट्स बढ़े हुए हैं, चर्बी का मसला आ गया है, ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, या थायराइड में मसला है। तो जिस तरह अभी मेरा अगर आप शो देख रहे हैं प्रोग्राम, तो यह टेस्ट आप लाजमी कर लें लिपिड्स प्रोफाइल के साथ साथ अपने थायराइड के टेस्ट जो है वो कर लें। वो मुझे व्हाट्सएप करें, उसके मुताबिक आपको जो है फिर बेहतर गाइडलाइन भी दूंगा, और अगर इलाज की ज़रूरत हुई, क्लिनिक नहीं आ सकते, तो फ़ोन पर आपको इलाज भी बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर साहब का जो फ़ोन नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, वो देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दीजिए कौन? मेरा कलाहान नाम है, मैं कवाब से बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। मेरे कमर से नीचे मेरे पाँव तक दर्द होता है, मैं सुन्न हो जाते हैं, मेरे कमर से पाँव तक सुन्न हो जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ ना। ठीक। अच्छा, और कितने अरसे से है ये प्रॉब्लम आपको? ये तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं। ठीक, इसका कोई स्पेसिफिक वक्त है या किसी टाइम भी हो जाती है? नहीं, मैं चलता हूँ, चलने के साथ हो जाती है। थोड़ा सा ये चलता हूँ तो चलने के साथ गया फिर मुझे तकलीफ हो जाती है। ठीक, मुझे एज भी बता दीजिए अपनी। मेरी 65 साल एज है। 65। वेट भी? ठीक, वेट भी बताइएगा प्लीज साथ में। आपका वजन कितना है? वेट मेरा 80-81 किलो रहता है। 80 पहले मेरा 60-65 किलो था, अभी 81 किलो हो गया। MRI अगर इन्होंने करवाई है? ठीक है, आपने कोई ट्रीटमेंट कराए हुए हैं तो वो बता दीजिए हमें, या कोई टेस्ट वगैरह कराए? मुझे स्टंट डला है 2.5 साल हो गए, उसके बाद ये मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अच्छा, स्टंट के साथ उनको ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक हो गया। तो उस अभी आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं? कोई डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी हो इसके लिए? मेडिसिन में 7 गोलियां रोज खा रहा हूँ, 4 गोलियां रात को, 3 गोलियां दिन सुबह को ना। गोलियों के नाम भी बता दीजिए। मैं इसको बताता हूँ। भाजी मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है, प्रोग्राम देखिए, हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक बात इनको बताऊंगा,
कि ये हर्ट की और स्टंट के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लोग स्टंट के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो तो हम बंद नहीं करवा सकते, बल्कि इनको बंद करवाने भी नहीं चाहिए। दूसरा एहतियात ये करेंगे कि स्टंट की जो दवाइयाँ लोग खाते हैं उन लोगों को ये चाहिए कि वो दर्दों की जो दवाइयाँ हैं, पेन किलर जो हैं, उसके इस्तेमाल से इंतहाई परहेज़ कर लें, क्योंकि जब हम पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टंट पर और ज़ोर डलता है। अगर ब्लड में फैट्स आएंगे तो उसकी वजह से फिर स्टंट के अंदर दूसरा स्टंट लगाएंगे और एक लंबा प्रोसीजर वो बन जाता है। दूसरी बात इन्होंने की है कि जब मैंने स्टंट्स वगैरह डाले हैं तो उसके बाद जो है मुझे कमर और लेग की तकलीफ शुरू हो गई है। इस तरह से नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों ने जो प्लास्टिस किए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो बाईपास की सर्जरी जो है वो करवाए हैं। इसके साथ ये मसले नहीं बनते। इनको चाहिए कि अपने कमर की एक MRI करें। ठीक है, MRI ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आया इसके मोहरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, जब कमर के मोहरों में मसला आता है या डिस्क डिसलोकेट हो जाती है या कमर का मोहरा कहीं बैठ जाता है तो उसकी वजह से फिर नर्व कंप्रेस हो जाते हैं, यानी रग दब जाता है, जिसकी वजह से शियाटिका की तकलीफ जो है, शियाटिका की जो बीमारी है वो पेशेंट को शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पैर सुन रहती है, चलने फिरने में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, इंसान को बैठना पड़ता है। ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक, फिर MRI में फिर हमें ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि डिस्क बल्ज का मसला है या वर्टेब्रल डिसलोकेशन है या डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। तो उसके मुताबिक फिर पेशेंट को हम गाइड करेंगे, ये मशवरा भी देंगे कि वजनी काम, वेट लिफ्टिंग के काम से आप काफ़ी एहतियात किया करें तो फिर भी आपका मसला नहीं बढ़ेगा। बाकी जो है वो चेकअप के बाद आपको फिर गाइड करेंगे कि मसला क्या है और इसका कौन सा इलाज होना बिल्कुल चाहिए। ठीक, उसके लिए आप डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो विजिट कर सकते हैं। अपने पहले MRI के टेस्ट कराएं और उसके बाद आप डॉक्टर साहब को विजिट कर लें। डॉक्टर साहब के जो भी आपको लगता है कि नियर बाय में है आप क्लिनिक, आप उस क्लिनिक में जाकर डॉक्टर साहब के विजिट कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इन सब चीज़ों के बाद बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल पे, जो आज हमारा सेकंड टॉपिक था। हमने कहा था हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। बेसिकली एक नॉर्मल इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है और कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे अंदर, अगर मैं हूँ कि मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेरा कोलेस्ट्रॉल हैवी हो गया या ज़्यादा हो गया या बढ़ गया है। ठीक, असल में कोलेस्ट्रॉल का जिस तरह आपने कहा कि मुझे कैसे अंदाज़ा लगेगा, इसके अगर आप देखें तो डायरेक्ट सिम्टम्स इसके वाज़िह नहीं होते। ठीक है, कि मतलब एक पेशेंट है उसको एलर्जी की तरह अलामात आएंगे या उसको जो है पेट की तरह या स्टोमक की तरह सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह नहीं है। वो लोग जो ओबीस हैं, जिसको ओबेसिटी की शिकायत है, ठीक, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या वो मेरे पेशेंट अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो पेशेंट्स जिनको यहाँ पर कुछ जेंतिलाज्मा उसको हम कहते हैं, छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं आईब्रोज के नीचे, ठीक है, तो वो इसके कुछ साइंस हैं जिससे हमें ये अंदाजा लग सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ओबेसिटी में या वो लोग जो नींद में बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं, स्नोरिंग का मसला, ठीक है, तो स्नोरिंग के कुछ अपने सिम्टम्स और भी हैं, जिस तरह टॉन्सिल्स वाले पेशेंट्स भी ये कर सकते हैं, या वो पेशेंट जिनके नाक की हड्डी में मसला, उनको भी स्नोरिंग का मसला आता है। लेकिन एक अलामत ब्लड प्रेशर की और हाई कोलेस्ट्रॉल की भी है ये, ठीक है, तो उनको लाजमी, वैसे भी अगर पेशेंट ओबीस हैं, उनको बार बार जो है SOB की शिकायत होती है, तो उनको लाजमी ये चाहिए कि अपने लिपिड्स प्रोफाइल का जो टेस्ट है वो करवाएं। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं 41022251 पे, आप हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं क्यारी से यार मोहम्मद बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बताइए क्या पूछना? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं। डॉक्टर साहब, जब मैं खाना खाता हूँ ना, जी जी, तो खाना खा के जब मैं लाइट चारपाई पे जब लेटता हूँ तो मेरा जो बदन है ना वो हिलता है ना, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहता था। अच्छा, खाने के बाद आपको तकलीफ शुरू हो जाती है? नहीं, मुझे तो है तकलीफ तो किसी किस्म की नहीं होती, लेकिन मेरा जिस्म जो है ना वो हल्का ज्यादा है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जलजला आ गया ना, जलजला हो गया, कांपने लगता है। समझ गया। आप इस तरह करें, अपना BP चेक कर लें आप, ठीक है ना। आप कॉल पर हैं? आप हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं? समझ गया। ओके, मेरे ख्याल में यार मोहम्मद साहब की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। गैस्ट्रिक पेशेंट्स जितने भी होते हैं जिनको स्टमक की तकलीफ होती है, या ज़्यादातर वो पेशेंट जिनको गैस बनने की शिकायत होती है, डिस्पेप्सिया की,
ठीक। उसमें हमने ये अक्सर देखा है कि खाने के बाद जिस तरह वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो फूड, तो उसके बाद जो है अक्सर औकात हमने देखा है कि गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनको एंजाइना की तरह शिकायत शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन, बाजू में दर्द और एसओबी, ठीक है। तो ये डिस्पेप्सिया और गैसेस वाले पेशेंट पे उमूमन ये देखने में आया है। लेकिन आप लोगों को अगर ये तकलीफ है, मैदे की तकलीफ है और उसके बाद ही आपको मसला है, तो उसके बाद एक दवाई मैं बताता हूँ, नक्सवमी का दवाई है। नक्सवमी का 200 पोटेंसी में ले लें, क्योंकि आप रूटीन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी कभार इसका खाने के बाद इस्तेमाल किया करें, 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर, तो इससे ये मसला इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गैसेस नहीं बनेंगे, पेट में जलन जो है वो नहीं बनेगा, गैस्ट्रिक आपको सिम्टम्स नहीं बनेंगे, तो ये मसला भी साथ आपको नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। वक्त होता है सेहत एंड तंदुरुस्ती में एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, उसकी वजह क्या है, उसके लिए आप हमें कॉल करेंगे, साथ दीजिएगा। अरे जी, वेलकम बैक। और मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ब्रेक में। सबसे मुझे लगता है प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी गॉसिप्स होती है ना, वो शायद आपकी ब्रेक में हो रही होती है। आप अपनी बीमारियां भी जो है ना वो ढूंढ ढूंढ के डॉक्टर को बता रहे होते हैं, क्यों डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना? बिल्कुल, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे। हाँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे सारे जो है वो डॉक्टर साहब से ब्रेक में ले रहे होते हैं। लेकिन चले जी, साथ मैं बताती चलूँ, हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात शुरू की कोलेस्ट्रॉल का, अब प्रॉब्लम ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। ये तो पता चल गया कि जब बढ़ रहा होता है तो हम उसको किस तरह से हमें महसूस होने लगता है, बढ़ता क्यों है एक आम इंसान की जिंदगी में? असल में फूड इनटेक पर भी डिपेंड है, ठीक है, हमारे रोज़ाना खाने पीने पर भी डिपेंड है। अब अगर एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है चिकनाई वाला खाना इस्तेमाल करेगा, एक पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल करेगा, तो फिर इस तरह के पेशेंट्स में ये शिकायत हो सकती है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। करते हैं, हमने सुबह उठ के पराठे खाने होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे आप हमारे पराठे बंद कराएंगे, फिर हमने ऑफिस जाके वो जो सही ऑयली खाना होता है ना वो मंगवाना होता है, वो खाएंगे, फिर शाम में हमने समोसे भी खाने होते हैं, रात को घर पहुंचते हैं अम्मी फिर हमें इतने ज्यादा ऑयल वाला खाना खिलाती हैं, फिर हम वो मलाई वाला दूध भी पीते हैं, वो सब ये तो हमारी रूटीन है डॉक्टर साहब। दरमियान में हमने पिज्जे भी खाने हैं, बर्गर भी खाने हैं, सारी चीजें खानी है। अब अगर ये सारी चीजें आप लोग बंद करेंगे फिर तो हॉस्पिटल्स की रौनक खत्म हो जाएगी। ये खाने से आप लोगों की इन बदपरहेजियों से अस्पतालों में रौनक लगी होती है। लैब वाले का भी सिस्टम चल रहा है। इधर जो है मैं बता दूं स्टंट्स भी सही तरीके से बिक रहे हैं, ठीक है, 30-40 हज़ार का स्टंट 2-3 लाख का बिक जाता है। इसी तरह बाईपास में भी डॉक्टर्स का कोई नुकसान नहीं है, इसी तरह दवाइयाँ फरोख्त करने भी डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं है, उधर वो भी आबाद है। तो ये तो आप लोगों की बदौलत जो है सारा सिस्टम चल रहा है। सब परहेज करेंगे फिर तो अस्पतालें जो है खाली रह जाएंगी। अब आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, हम पराठे बंद कर दें, हम अपने जंक फूड समोसे पिज्जे सब कुछ बंद कर दें? में सब खाते हैं लेकिन एक रूटीन में, और कभी कभी रूटीन में नहीं, कभी कभार। हाँ। अब जिस तरह अगर मैं आपको बात बता दूं अपनी, तो 15 डेज पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, उधर सही बर्गर भी खा लिए, ठीक है, और अब ये नहीं कहूंगा कि मैंने मतलब सुबह दोपहर शाम शुरू किए हैं। नहीं, मैं ये सोच रही हूं डॉक्टर साहब 15 दिन के बाद अभी तक नहीं खाए? अभी तक मैंने नहीं खाए। वेरी गुड। और हम तीसरे दिन बाद सोच रहे होंगे कितने दिन हो गए बर्गर नहीं खाया? बता दूं तकरीबन महीने से ज्यादा हुए होंगे, ठीक है। समोसा जो है हफ्ते में मैं एक बार खाता हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी क्लिनिक में। पराठा जो है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं कभी कभार इसी तरह, ठीक है। अगर मैं ये लूंगा जब बालाई वगैरह अगर मैं नाश्ते में लूंगा तो उसके साथ मैं खुशक पराठा खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहां से यहाँ पर ऑयली पराठा हम खाएंगे और साथ वहां पर अगर और भी हम ऑयल लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। और साथ अगर एक बंदा सब कुछ अगर वो कहे कि मैं रूटीन में डाइट में अपना रखना चाहता हूँ, वो रख सकता है, बशर्त ये कि वो वही एनर्जी एक्सपेंड कर सकता हो, ठीक है। अब अगर बैठने का काम है, इंसान एनर्जी नहीं वेस्ट कर रहा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो ठीक ठाक उनको फिर चाहिए कि वो फूड के बारे में कॉन्शियस होके रहे, फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, जूसेस का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, जंक फूड्स या वो हाई कैलोरीज के जो फूड्स हैं उसका इस्तेमाल इंतहाई कम होना चाहिए, ठीक, वरना उससे आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब अच्छा ये बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल, अब ये बताएं कि इसको बढ़ने से कौन सी बीमारियां वेलकम होती हैं साथ में? असल में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बनती हैं। सबसे बेस्ट सबसे बड़ी जो बीमारी मैं बता दूं वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज,
ठीक है, यानी दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं, एक सबसे बड़ी बीमारी इससे बनती है, दिल की बीमारी लगती है। दूसरा अगर मैं बता दूं तो इस हाई जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी बनती है। यानी ये हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे वाइटल मेन ऑर्गन को जो है टारगेट करता है, दिल को, ठीक है। जिस तरह हार्ट की बीमारियां अगर आप देखें आजकल तो इसके तो इलाज भी इसी तरह है कि मतलब सारी जिंदगी पर पेशेंट्स दवाइयों पर रहते हैं। एक ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर पेशेंट को हो जाए तो सारी जिंदगी वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पर अपनी जिंदगी गुजारता है, ठीक है। काश तो फिर कोई देखता नहीं है। अब अगर चले जाए मतलब हमने ये नहीं देखना कि गलती हमारी अपनी है और हमने दूसरी बात अगर उसके साथ अगर मैं बता दूं टेस्ट के जो उस पर नहीं जाते, अगर एक डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई लिखता है तो उसका फिर वो डॉक्टर बताता भी है कि आपने ये दवाई इतने अरसे तक खानी है, लोग वो जी घर में खाते रहते हैं। हाँ, ठीक मतलब है, दोबारा डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है कि तो बंद उसके करानी फिर है, अपने साइड इफेक्ट्स आते हैं। सही। कॉलर एक साथ है हमारे, हम पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दीजिए। फरहाद अली मंसरा से बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है। अच्छा जी, फरहाद बताइए क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मैदे में जलन हो रही है वालिद साहब के ना। जी ठीक है, और उनको गैस का मसला भी है। ठीक, वालिद साहब की उम्र बता दीजिए और कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है? अल्लाह इनके घर में जो है ये सही वो ले आए अमन और सुकून। फ़ोन पर जो है एक मसला चल रहा है, इन्होंने बात की है स्टमक के हवाले से, गैसेस के हवाले से इन्होंने बात की है कि मेरे वालिद साहब को ये मसला है। एच पाइलोरी का एक टेस्ट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो कर लें। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसका फिर अपना इलाज है वो हम करते हैं। साथ साथ वक्ती रिलीफ के लिए उनको दवाई बता दूंगा, नक्सवमी का दवाई है। इससे पहले मैंने 200 पोटेंसी में बताई थी, लेकिन आपके वालिद साहब जो हैं उनके लिए मैं बताऊंगा 30 पोटेंसी में। नक्सवमी का 30 पोटेंसी में ले लें और इसके सुबह दोपहर शाम यानी नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 1 चम्मच पानी में 5 कतरे मिलाकर रोज़ाना उनको आप पिलाया करें। इसके साथ इंशाल्लाह उनके मैदे का मसला सॉल्व हो जाएगा। अब अगर एक पेशेंट हो माही और उनको गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो तो उनको चाहिए कि वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। यानी वो कैप्सूल जो हम रोज़ाना सुबह नहार ले लेते हैं, हाँ, और पूरा दिन हम खाते रहते हैं, वो चीज़ें जो है उससे गैस्ट्राइटिस यानी मैदे में अल्सर की शिकायत शुरू हो जाती है। और यही अल्सर की वजह से फिर और मसले हमें बनते हैं। और प्रोलॉन्ग यूज से ये भी देखा गया है कि गैस्ट्रिक कैंसर जो है या गैस्ट्रिक परपोरेशन यानी मैदा खराब हो जाना, ये भी इस दवाई की साइड इफेक्ट्स में आता है। तो इन लोगों को चाहिए, इस पर मैंने रिसर्च किया है, इसकी अपनी मेडिसिन्स हैं। यानी क्रोनिक से क्रोनिक अल्सर, पुराने से पुराने मैदे की बीमारी 2 से 3 महीने में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो है वो कोई 3-3, 4-4 साल मुसलसल आपको खाने को दे देते हैं कि ठीक है जी आप ये मेडिसिन जो है वो खाने से पहले खाते रहे, और कोई 15 मिनट पहले खानी होती है खाने से कि आप 15 मिनट पहले जो है वो खा लें, अदरवाइज जो है वो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और ये इशू होगा, और उसको फिर प्रॉपर टाइमली बंद ही नहीं करते। बिल्कुल, तो मतलब हम एक से दूसरी बीमारी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसमें एक बात बनती है, इस पर थोड़ी सी मैं कॉलर ले लूं फिर मैं आपकी बात इस पे सुनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बता दीजिए, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आयशा जेएनएम से। आयशा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, आयशा क्या पूछना चाहती हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। जी जी कीजिए। जी फरमाइए। मैं जब रात को सोती हूँ तो मेरी टांगों में बड़ी दर्द होती है। आयशा एज क्या है? एज 22 ईयर्स। ओके, वजन कम है आपकी? वेट कितना है आयशा? वेट 50 केजी, 49 केजी है। ये कम है। ठीक है, 49 केजी। अच्छा ठीक है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? और सर में एक साइड पे दर्द होती है। किस साइड पे? राइट पे, लेफ्ट पे? ये मतलब ऐसे ना, कभी राइट होती है कभी लेफ्ट होती है, होती है साइड पे। अच्छा ठीक है, आप इस तरह करें, आप प्रोग्राम देखें, आपके मसले पे मैं बात भी करता हूँ और दवाई भी बताता हूँ आपको, ठीक है?
जी शुक्रिया। कॉल ठीक करने हो गया। का शुक्रिया। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और आयशा वाला मसला जो है ना वो हमारे घरों की खवातीन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम सारा दिन घर में काम करने के बाद ये बिल्कुल। इशू लेके बैठ जाते हैं। वीकनेस ना, ज्यादा वीकनेस जब हो जाए, कैल्शियम की कमी जब शुरू हो जाए, उसकी वजह से फिर एक सिंड्रोम पेशेंट्स को होता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है। यानी रात को पैरों में इंतहाई बेचैनी होती है और उसमें इस तरह के दर्द होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जी मैं अपने टांगों को जो है वो दुपट्टा या उसके साथ में बांध देती हूँ, ठीक है ना, ताकि उसमें वो बेचैनी खत्म हो जाए। मेन काज इसकी वीकनेस है, कमजोरी है। ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट इनका होना चाहिए। और एक दवाई बता दूंगा, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में आप अपने लिए ले लें होम्योपैथिक स्टोर से। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में रोजाना 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर रात को आप पिया करें। 15 दिन तक इसका मुसलसल इस्तेमाल करें और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक दें, ताकि आप में इसमें कितनी आप में कमी आई है आपके। ठीक है, आप 15 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर साहब को कॉल करें और बताइएगा कि कितना पेन जो है वो आपका कम हुआ है। आप हमें कॉल कर रहे हैं 41022251 पे, हमारा जो कोड है वो 051 है, उस पर आप हमें कॉल करें। इसके अलावा अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब के नंबर जो हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर है 0300189893, 0315346445 पे आप डॉक्टर साहब से राबिता कर सकते हैं। और आपको जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जब डॉक्टर साहब आपको कहते हैं टेस्ट कराएं, तो फिर आप व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके अलावा आप डॉक्टर साहब को विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल खुद बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जिसमें आपने कहा कि दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर साहब, अब मैं देखती हूँ कि मोस्टली हर 3 में से 4 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो कोलेस्ट्रॉल होता है या कोलेस्ट्रॉल के साथ हाई ब्लड प्रेशर होता है? अमूमन हाई ब्लड प्रेशर तो खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, फैमिलियल भी ये चलती आती रहती है। कुछ लोगों में कार्डिक इश्यूज होते हैं, खानदानी भी है ये आ सकता है बिल्कुल। साथ साथ अगर आप देखें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से, यानी जब कोलेस्ट्रॉल एक पेशेंट के बढ़ जाए तो दिल की जो शरियानें हैं वो तंग हो जाती है, उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी 100% हो सकती है एक पेशेंट को। ओके, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हम ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल करें? लेकिन कॉल के बाद ये सवाल करती हूँ आपसे, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहता और उसका जवाब नहीं आता और हम कॉलर की तरफ चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए अपना। खदीजा। खदीजा कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लियाकतपुर से बात कर रही हूँ और मैंने बच्चे के बारे में बात बताना है। जी 3 साल का बच्चा है मेरा। जी खदीजा बताइए। दूध की एलर्जी है बच्चे को और 3 साल से इलाज करवाया है, हर चीज की परहेज की है। 3 साल के बाद बच्चे ने खाना पीना शुरू किया है, तो अब उसको दोबारा से पकाने लग गए हैं, जो भी खाता है पकाना सकता है। ठीक है, 3 एलर्जी कौन सी हो गई है, आप प्लीज दोबारा बताएं। दूध की एलर्जी, दूध की। ओके, लैक्टोज एलर्जी इसको कहते हैं। लैक्टोज एलर्जी। ठीक है, इस पे मैं बात करता हूँ। ठीक है खदीजा, थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। और ये तो अक्सर उन बच्चों के साथ भी होता है जो पाउडर मिल्क यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह भी है, लेकिन अक्सर केसेस हमने देखा है कि वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे वो मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाती है या उसमें से फ्लैटुलेंसी शुरू हो जाती है, वो आवाजें जिस तरह स्टमक में बनती हैं, या कुछ लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं फौरन से। ठीक है, कुछ लोग उल्टियां कर देते हैं लैक्टोज एलर्जी में। इसकी एक दवाई है लाइको, उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में ले ले होम्योपैथिक स्टोर से, और सुबह और शाम 5-5 कतरे आप अपने बच्चे को शुरू करें। ये दवाई 1 महीने तक जारी रखें, इससे इनको वक्ती आराम इंशाल्लाह होगा। अगर आप चाहती हैं कि मेरे बच्चे का मुकम्मल इलाज हो जाए, वो इस मसले से सारी ज़िंदगी जान छूट जाए, तो उनको ले आएँ, क्योंकि एलर्जीज़ पर मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी उसकी बराबर हिस्ट्री लूँगा कि कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, किन दवाइयों के बाद उनको ये मसला शुरू हुआ है, तो उसके मुताबिक इलाज दे देंगे इंशाल्लाह। तो सारी ज़िंदगी इस बीमारी से उनकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता नहीं चलता कि वक्त गुजर गया है। और हम हर दफ़ा
एक नई बीमारी लोगों से सुन रहे हैं और काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारी अवेयरनेस जो है वो मिली होगी। और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और स्पेशली जितने लोग हमें देख रहे हैं, अवेयरनेस एक बीमारी की आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी बीमारी के बारे में जानेंगे नहीं, उसका ट्रीटमेंट भी करते रहेंगे, तो आपको उसके ट्रीटमेंट का उस तरह से जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे और डॉक्टर जुल्करनैन को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीक आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।